निश्चित रूप से बीरबल की तर्क शक्ति को प्रदर्शित करने वाली एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है। यह कहानी काल्पनिक है और बीरबल की बुद्धिमत्ता को उजागर करने के लिए बनाई गई है। बीरबल की अद्वितीय तर्क शक्ति, चोर की दाढ़ी में तिनका और उससे भी आगे मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य अपनी समृद्धि, न्यायप्रियता और कला संस्कृति के संरक्षण के लिए दूर दूर तक विख्यात था। उनके दरबार में 9 रत्न थे जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे, किंतु इन सब में राजा बीरबल का स्थान अद्वितीय था। बीरबल, जिनका मूल नाम महेश दास था, अपनी प्रखर बुद्धि, हाजिर जवाबी और सबसे बढ़कर अपनी अद्भुत तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तर्क शक्ति केवल मनोरंजन या दरबारी मस्खरी तक सीमित नहीं थी, बल्कि जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान निकालने, न्याय करने और सम्राट को सही सलाह देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। एक बार की बात है, आगरा के शाही महल में एक बड़ी चोरी हो गई। महारानी जोधाबाई का अत्यंत प्रिय और बहुमूल्य नवरत्न हार उनके कक्ष से गायब हो गया था। यह हार न केवल अपनी कीमत के लिए बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि वह उनके मायके से आया एक अनमोल तोहफा था। सुबह जब महारानी को हार अपने स्थान पर नहीं मिला तो पूरे महल में हड़कंप मच गया। सम्राट अकबर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों और गुप्तचरों को हार का पता लगाने का आदेश दिया। महल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, हर सेवक, हर दासी से पूछताछ की गई, किंतु हार का कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते गए और सम्राट की चिंता बढ़ती गई। महारानी उदास रहने लगी थीं और महल का वातावरण बोझिल हो गया था। कई मंत्रियों ने अपने अपने तरीके से जांच करने की कोशिश की, किंतु सभी असफल रहे। अंततः हताश होकर सम्राट अकबर ने बीरबल को याद किया। बीरबल उस समय किसी राजकीय कार्य से कुछ दिनों के लिए राजधानी से बाहर गए हुए थे। उनके लौटते ही अकबर ने उन्हें पूरी घटना से अवगत कराया और कहा, बीरबल, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। यदि यह हार नहीं मिला तो महारानी का दुहक असहनीय हो जाएगा और हमारी सल्तनत की सुरक्षा पर भी प्रश्नचिन्ह लग जाएगा। हमें हर हाल में चोर को पकड़ना है और हार बरामद करना है। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी। उन्होंने महारानी के कक्ष का निरीक्षण किया, उन सभी दास दासियों की सूची प्राप्त की जिनकी उस कक्ष तक पहुंच थी, और महल के सुरक्षा प्रमुख से भी विस्तृत चर्चा की। बीरबल जानते थे कि चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि महल की सुरक्षा अभेद्य थी। निश्चय ही यह किसी महल के भीतर के व्यक्ति का ही काम था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में उन सभी लगभग 20 सेवकों और दासियों को बुलवाया जिन पर चोरी का संदेह था। वे सभी भयभीत थे क्योंकि सम्राट का क्रोध चरम पर था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, देखो, तुम में से ही किसी ने महारानी का हार चुराया है। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं कि तुम स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार कर लो। यदि ऐसा करते हो तो सम्राट तुम्हारी सजा कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। सभी अपनी निर्दोषिता की कस्में खाने लगे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है। जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। फिर उन्होंने अपने एक सहायक को कुछ लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर में सहायक लकड़ी की कुछ पतली पतली, लगभग 1 हाथ लंबी छड़ियां लेकर आया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक एक छड़ी दी। ये साधारण छड़ियां नहीं हैं, बीरबल ने रहस्यमय ढंग से कहा। ये जादुई छड़ियां हैं। आज रात तुम सब इन छड़ियों को अपने पास रखकर सोना। जिसने भी हार चुराया होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह जब तुम सब अपनी अपनी छड़ियां लेकर आओगे तो मैं तुरंत पहचान लूंगा कि चोर कौन है। यह सुनकर सभी के चेहरे पर आश्चर्य और कुछ के चेहरे पर डर स्पष्ट झलक रहा था। बीरबल ने उन्हें जाने का आदेश दिया।
पूरी रात महल में अजीब सी बेचैनी रही। जिन सेवकों ने चोरी नहीं की थी वे तो निश्चिंत होकर सो गए, क्योंकि उन्हें अपनी छड़ी के लंबे होने का कोई भय नहीं था। किंतु जिसने वास्तव में हार चुराया था उसकी नींद हराम हो गई। वह पूरी रात जागता रहा। उसे बीरबल की बात पर पूरी तरह विश्वास हो गया था। वह सोचने लगा, अगर मेरी छड़ी सचमुच 1 इंच लंबी हो गई तो मैं कल सुबह पकड़ा जाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं इसे अभी से ही 1 इंच छोटा कर दूं। इस तरह जब यह रात में 1 इंच लंबी होगी तो इसकी लंबाई बाकी सब छड़ियों के बराबर हो जाएगी और मैं बच जाऊंगा। यह सोचकर उस चोर सेवक ने अपनी छड़ी को नीचे से 1 इंच काट दिया और फिर उसे अपने सिरहाने रखकर सोने का नाटक करने लगा। हालांकि डर के मारे उसे नींद कहाँ आने वाली थी। अगली सुबह दरबार फिर से लगा। सम्राट अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। बीरबल ने सभी सेवकों को अपनी अपनी छड़ियां लेकर उपस्थित होने का आदेश दिया। जब सभी आ गए तो बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ियों का निरीक्षण करना शुरू किया। जैसे ही बीरबल एक विशेष सेवक के पास पहुंचे और उसकी छड़ी देखी, वे मुस्कुराए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, और यह रहा हमारा चोर। सभी दरबारी और सेवक चौंक गए। सम्राट अकबर ने पूछा, बीरबल तुम्हें कैसे पता चला? क्या इसकी छड़ी सचमुच लंबी हो गई? बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, इसकी छड़ी लंबी नहीं हुई बल्कि बाकी सबकी छड़ियों से 1 इंच छोटी हो गई है। उन्होंने उस सेवक की छड़ी ऊपर उठाई और बाकी छड़ियों से उसकी तुलना करके दिखाई। वास्तव में उसकी छड़ी बाकी सबसे छोटी थी। बीरबल ने अपनी तर्क शक्ति का खुलासा करते हुए समझाया, जहांपनाह, ये कोई जादुई छड़ियां नहीं थीं। ये साधारण लकड़ी की छड़ियां थीं। मैंने यह चाल इसलिए चली क्योंकि मैं जानता था कि चोर अपने अपराध बोध और पकड़े जाने के डर से अवश्य कोई मूर्खतापूर्ण कदम उठाएगा। जो निर्दोष थे उन्हें किसी बात का डर नहीं था, इसलिए उनकी छड़ियां वैसी की वैसी ही रहीं। किंतु जिसने चोरी की थी उसने यह सोचकर कि उसकी छड़ी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी, उसे पहले ही 1 इंच छोटा कर दिया ताकि सुबह वह पकड़ा न जाए। उसकी इसी मूर्खता ने उसे पकड़वा दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है, जहाँ चोर स्वयं ही अपने अपराध का सबूत दे देता है। वह सेवक जिसका नाम करीम था, बीरबल की यह व्याख्या सुनकर कांपने लगा। उसके पास अब कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत सम्राट के पैरों में गिरकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने हार कहाँ छिपाया है। हार शाही बगीचे में एक पुराने पेड़ के कोटर से बरामद कर लिया गया। सम्राट अकबर बीरबल की इस अद्भुत तर्क शक्ति और मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को ढेरों इनाम दिए और उनकी बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी तर्क शक्ति अतुलनीय है। तुमने न केवल एक जटिल चोरी का पर्दाफाश किया बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल शारीरिक बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यह कहानी, जिसे अक्सर चोर की दाढ़ी में तिनका के रूपक के साथ जोड़ा जाता है, बीरबल की तर्क शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किंतु बीरबल की क्षमताएं केवल ऐसी मनोवैज्ञानिक चालों तक सीमित नहीं थीं। वे गहन विश्लेषण, निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग और आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग का भी कुशलतापूर्वक प्रयोग करते थे। एक और प्रसंग, न्याय का तराजू। एक अन्य अवसर पर 2 औरतें एक बच्चे पर अपना अपना अधिकार जताती हुई अकबर के दरबार में पहुंचीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उसका है और दूसरी झूठ बोल रही है। मामला इतना उलझ गया था कि कोई भी न्यायाधीश सही निर्णय नहीं कर पा रहा था। अंततः यह मामला भी बीरबल के पास आया। बीरबल ने दोनों औरतों को ध्यान से देखा और बच्चे को भी। फिर उन्होंने एक जल्लाद को बुलाया और आदेश दिया,
इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों औरतों को एक एक टुकड़ा दे दो। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। पहली औरत, जो वास्तव में बच्चे की मां नहीं थी, तुरंत तैयार हो गई। उसने कहा, हाँ, यही सही न्याय है। कम से कम मुझे आधा बच्चा तो मिलेगा। लेकिन दूसरी औरत, जो बच्चे की असली मां थी, यह सुनकर दहाड़ मारकर रो पड़ी। वह बीरबल के पैरों में गिर गई और बोली, नहीं हुजूर, ऐसा अनर्थ न करें। बच्चे को मत काटिए। भले ही यह बच्चा इसे पहली औरत की ओर इशारा करते हुए दे दिया जाए, पर मेरे बच्चे को जीवित रहने दें। मैं उसे देखे बिना जी लूंगी, पर उसे मरते हुए नहीं देख सकती। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने जल्लाद को रुकने का आदेश दिया और सम्राट अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, असली मां का पता चल गया है। उन्होंने दूसरी औरत की ओर इशारा करते हुए कहा, यही इस बच्चे की असली मां है। कोई भी मां अपने बच्चे को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती, भले ही उसे अपना बच्चा खोना पड़े। जबकि यह पहली औरत, जो स्वार्थ और ईर्ष्या में अंधी है, बच्चे की जान की परवाह किए बिना केवल अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी। सम्राट अकबर और सभी दरबारी एक बार फिर बीरबल की सूक्ष्म दृष्टि और मानवीय भावनाओं की गहरी समझ से प्रभावित हुए। बच्चा उसकी असली मां को सौंप दिया गया और झूठी औरत को दंडित किया गया। इन कहानियों और अनगिनत अन्य किस्सों के माध्यम से बीरबल की तर्क शक्ति, उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ स्पष्ट होती है। वे केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं करते थे, बल्कि उनके समाधान ऐसे होते थे जो नैतिक रूप से सही होते थे और दीर्घकालिक शांति और सद्भाव स्थापित करते थे। बीरबल ने अपनी तर्क शक्ति का उपयोग कभी किसी को नीचा दिखाने या अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया, बल्कि हमेशा सत्य, न्याय और लोक कल्याण के लिए किया। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं, और बीरबल का नाम प्रखर बुद्धि और तर्क शक्ति का पर्याय बना हुआ है। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों के लिए करें। बहुत खूब। बीरबल की तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता के और भी कई पहलू हैं जिन्हें कहानियों के माध्यम से उजागर किया जा सकता है। पिछली कहानी के आगे प्रस्तुत है एक और अध्याय जो बीरबल की अद्वितीय क्षमताओं पर प्रकाश डालता है। बीरबल की तर्क शक्ति भाग 2, अदृश्य साक्षी और शब्दों का जाल। सम्राट अकबर का दरबार न केवल न्याय और बुद्धिमत्ता का केंद्र था, बल्कि कभी-कभी यह ईर्ष्या और षड्यंत्रों का अखाड़ा भी बन जाता था। बीरबल की सम्राट से निकटता और उनकी प्रसिद्धि कुछ दरबारियों को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वे हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जिससे बीरबल को नीचा दिखाया जा सके या सम्राट की नजरों में गिराया जा सके। एक बार राज्य के कोषागार से कुछ बहुमूल्य रत्न और स्वर्ण मुद्राएं रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। कोषाध्यक्ष, एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, अत्यंत चिंतित था। उसने तुरंत सम्राट को सूचित किया। सम्राट अकबर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए। मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई लोगों से पूछताछ की गई, किंतु चोर का कोई पता नहीं चला। कुछ दरबारी, जो बीरबल से जलते थे, उन्होंने सम्राट के कान भरने शुरू कर दिए। वे कहने लगे, जहां पनाह, यह मामला बहुत पेचीदा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ हो जिस पर कोई शक भी न कर सके। बीरबल आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं। शायद उनकी नजर चूक गई हो या उनकी बातों का इशारा स्पष्ट रूप से बीरबल की ओर था, यह जताने की कोशिश की शायद बीरबल की निगरानी में कमी के कारण ही यह चोरी हुई है, या इससे भी बुरा, वे किसी तरह इसमें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हों। अकबर हालांकि बीरबल पर पूरा भरोसा करते थे, फिर भी दरबारियों के लगातार दबाव और मामले की गंभीरता को देखते हुए थोड़े चिंतित हो गए।
उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, कोषागार की चोरी ने हमें परेशान कर दिया है। तुम्हारे विरोधी तुम्हें भी संदेह के घेरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाना होगा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, हुजूर, सत्य कभी छिपता नहीं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं चोर को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बीरबल ने सबसे पहले कोषागार का बारीकी से निरीक्षण किया। वहां कोई बाहरी सेंधमारी के निशान नहीं थे। इसका अर्थ था कि चोर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी कोषागार तक नियमित पहुंच थी या जो सुरक्षा व्यवस्था से भलीभांति परिचित था। बीरबल ने कोषाध्यक्ष और कोषागार के अन्य कर्मचारियों से अलग अलग बात की। उन्होंने उनके व्यवहार, उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी हालिया गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र की। पूछताछ के दौरान बीरबल को एक कनिष्ठ लिपिक मोहनदास के व्यवहार में कुछ असामान्यता दिखी। वह अत्यधिक घबराया हुआ था, बार बार अपने हाथ मल रहा था और नजरें चुरा रहा था। जब बीरबल ने उससे उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह कर्ज में डूबा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था, लेकिन केवल संदेह के आधार पर किसी को दोषी ठहराना बीरबल की कार्यशैली नहीं थी। उन्हें ठोस प्रमाण चाहिए थे। चूंकि चोरी के समय कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, बीरबल ने एक मनोवैज्ञानिक चाल चलने का निर्णय लिया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, मुझे चोर का पता चल गया है। लेकिन चोर इतना शातिर है कि उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। फिर भी मेरे पास एक ऐसा साक्षी है जो अदृश्य है किंतु सत्यवादी है। वह कल दरबार में चोर की पहचान करेगा। यह सुनकर सभी दरबारी, विशेषकर वे जो बीरबल पर उंगली उठा रहे थे, हैरान रह गए। अदृश्य साक्षी, यह कैसी बात थी? मोहनदास, जो दरबार में उपस्थित था, यह सुनकर और भी ज्यादा घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सम्राट अकबर भी उत्सुक थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह अदृश्य साक्षी कौन है? बीरबल ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, यह तो कल ही पता चलेगा। किंतु मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि चोर कितना भी चतुर क्यों न हो, वह इस साक्षी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी उस अदृश्य साक्षी को देखने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने कोषागार के सभी कर्मचारियों, जिसमें मोहनदास भी शामिल था, को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। जब सभी आ गए तो बीरबल ने एक बड़ा सा पतीला मंगवाया जिसका मुंह एक कपड़े से ढका हुआ था। उन्होंने कहा, इस पतीले के अंदर हमारा अदृश्य साक्षी है। यह एक विशेष प्रकार का जादुई भंवरा है। इसकी खासियत यह है कि यह केवल अपराधी के सिर पर जाकर बैठता है और भिनभिनाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक एक करके इस पतीले के पास जाएं और इसके अंदर हाथ डालकर भंवरे को स्पर्श करें। जो निर्दोष होगा उसे यह भंवरा कुछ नहीं कहेगा, किंतु जो दोषी होगा यह उसके हाथ पर एक विशेष प्रकार का निशान छोड़ देगा और उसके सिर पर मंडराने लगेगा। बीरबल ने यह भी जोड़ा, पूरी प्रक्रिया के दौरान दरबार में पूर्ण अंधकार कर दिया जाएगा ताकि भंवरा बिना किसी बाधा के अपना काम कर सके। सम्राट की आज्ञा से दरबार में मशालें बुझा दी गईं और पूर्ण अंधकार छा गया। बीरबल ने निर्देश दिया कि सभी कर्मचारी पंक्तिबद्ध होकर एक एक कर पतीले में हाथ डालें। अब बीरबल की योजना यहाँ अत्यंत सूक्ष्म थी। उस पतीले में कोई जादुई भंवरा नहीं था, बल्कि बीरबल ने पतीले की अंदरूनी सतह पर एक बहुत ही महीन, सुगंधित और रंगहीन कालिख, जो आसानी से हाथ पर लग जाए, लगवा दी थी, जिसे केवल बीरबल या उनके विश्वस्त सहायक ही जानते थे। जब सभी कर्मचारी एक एक करके पतीले में हाथ डालकर लौटे तो बीरबल ने पुनः प्रकाश करने का आदेश दिया।
प्रकाश होते ही बीरबल ने सभी कर्मचारियों के हाथ देखने शुरू किए। जब वे मोहनदास के पास पहुंचे तो उन्होंने उसके हाथ देखे। उसके हाथ बिल्कुल साफ थे। बीरबल मुस्कुराए और ऊंची आवाज में बोले, जहां पनाह चोर पकड़ा गया। यही है वह अपराधी मोहनदास। सभी हैरान रह गए। मोहनदास के हाथ तो साफ थे, फिर वह चोर कैसे हुआ? एक दरबारी ने साहस करके पूछा, बीरबल जी, आपने तो कहा था कि दोषी के हाथ पर निशान होगा। मोहनदास के हाथ तो एकदम साफ हैं। बीरबल ने समझाया, यही तो मेरी युक्ति थी। मैंने कहा था कि पतीले में जादुई भंवरा है जो दोषी के हाथ पर निशान छोड़ेगा। जो निर्दोष थे उन्होंने निडर होकर पतीले में हाथ डाला और उनके हाथों पर वह हल्की सी कालिख लग गई जो मैंने पतीले में लगवाई थी। किंतु मोहनदास, जो असली चोर था, वह डर गया। उसने सोचा कि यदि उसने पतीले में हाथ डाला तो जादुई भंवरा उसे पकड़ लेगा और उसके हाथ पर निशान छोड़ देगा। इसलिए उसने पतीले में हाथ डालने का नाटक तो किया, परंतु वास्तव में उसने पतीले को छुआ तक नहीं, ताकि उसके हाथ पर कोई निशान न आए और वह बच जाए। उसका यही डर और उसकी यह सावधानी ही उसके अपराध का सबसे बड़ा सबूत बन गई। उसके साफ हाथ ही उसकी चोरी की गवाही दे रहे हैं। यह सुनकर मोहनदास का चेहरा शर्म और डर से झुक गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने रत्न और मुद्राएं कहाँ छिपाई हैं। सम्राट अकबर एक बार फिर बीरबल की अद्भुत तर्क शक्ति, मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ और अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से सत्य तक पहुंचने की क्षमता से चकित और प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का सही प्रयोग किसी भी अदृश्य शत्रु या अदृश्य साक्षी से अधिक शक्तिशाली होता है। तुम्हारी तर्क शक्ति वास्तव में अद्वितीय है। वे दरबारी जो बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे, शर्म से पानी पानी हो गए। बीरबल ने न केवल एक जटिल चोरी का पर्दाफाश किया, बल्कि अपने विरोधियों को भी मौन कर दिया, और वह भी बिना किसी कटुता या प्रतिशोध के। शब्दों का जाल और व्यापारी की बुद्धिमत्ता। बीरबल की तर्क शक्ति केवल आपराधिक मामलों को सुलझाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे रोजमर्रा की समस्याओं और बौद्धिक चुनौतियों का भी बड़ी सरलता से समाधान निकाल लेते थे। एक बार एक धनी किंतु अहंकारी व्यापारी सम्राट अकबर के दरबार में आया। वह अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापारिक कौशल का बड़ा बखान करता था। उसने सम्राट को चुनौती दी कि उनके दरबार में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी एक सरल सी पहेली का उत्तर दे सके। सम्राट ने चुनौती स्वीकार की और अपने सभी दरबारियों को अवसर दिया, किंतु कोई भी व्यापारी की पहेली नहीं सुलझा सका। अंत में सम्राट ने बीरबल को बुलाया। व्यापारी ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो। मेरी पहेली यह है, वह क्या है जो मेरे पास है, तुम्हारे पास भी है, हर जीवित प्राणी के पास है, किंतु यदि तुम उसे नाम दोगे तो वह नहीं रहेगी। बीरबल ने एक क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाशय, इसका उत्तर है मौन या खामोशी, साइलेंस। व्यापारी अवाक रह गया। यह बिल्कुल सही उत्तर था। जैसे ही कोई मौन शब्द का उच्चारण करता है, मौन टूट जाता है। लेकिन व्यापारी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने एक और प्रश्न पूछा, अच्छा बीरबल, यह बताओ, सच और झूठ के बीच कितना फासला है? दरबारियों को लगा यह प्रश्न तो बहुत कठिन है। कोई कहने लगा कि यह मीलों का फासला है, कोई कहने लगा कि यह कर्मों का फासला है। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, आदरणीय व्यापारी, सच और झूठ के बीच केवल 4 अंगुल का फासला है। सभी हैरान। व्यापारी ने उपहास करते हुए कहा, 4 अंगुल? यह कैसा उत्तर है? बीरबल ने समझाया, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं
वह अक्सर सच होता है, हालांकि हमेशा नहीं। और जो हम अपने कानों से सुनते हैं वह अक्सर झूठ या अफवाह हो सकता है, जब तक कि उसकी पुष्टि न हो जाए। हमारी आंख और हमारे कान के बीच लगभग 4 अंगुल का ही फासला होता है। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने से पहले अपनी आंखों से देखकर या बुद्धि से परखकर सत्य को जानना चाहिए। यह व्याख्या सुनकर व्यापारी निरुत्तर हो गया। उसकी सारी हैकड़ी निकल गई। उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति का लोहा मान लिया और सम्राट से क्षमा याचना की। सम्राट अकबर गर्व से मुस्कुराए। बीरबल ने एक बार फिर अपनी तर्क शक्ति और हाजिर जवाबी से न केवल दरबार का मान बढ़ाया था, बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन दर्शन भी प्रस्तुत किया था। इस प्रकार बीरबल अपनी अद्वितीय तर्क शक्ति, मानव स्वभाव की गहरी समझ और किसी भी स्थिति का विभिन्न कोणों से विश्लेषण करने की क्षमता के कारण इतिहास में अमर हो गए। उनकी कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान अर्जित करने में नहीं, बल्कि उस ज्ञान का सही समय पर, सही तरीके से और सही उद्देश्य के लिए प्रयोग करने में है। उनकी तर्क शक्ति समस्याओं को सुलझाने का एक उपकरण मात्र नहीं थी, बल्कि न्याय, सत्य और मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का एक माध्यम थी। निश्चित रूप से बीरबल की तर्क शक्ति की गाथा को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है इसका अगला भाग। बीरबल की तर्क शक्ति भाग 3, न्याय की ध्वनि और बुद्धिमत्ता का विस्तार। बीरबल की ख्याति अब केवल आगरा या मुगल साम्राज्य तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि दूरदराज के राज्यों में भी उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के चर्चे आम हो गए थे। सम्राट अकबर के लिए बीरबल न केवल एक चतुर सलाहकार थे, बल्कि एक ऐसे मित्र भी थे जो उन्हें कठिन समय में सही राह दिखाते और उनके मन को हल्का करते थे। उनकी तर्क शक्ति केवल जटिल मामलों को सुलझाने में ही नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों और मानवीय व्यवहार की सूक्ष्मताओं को समझने में भी प्रकट होती थी। प्रकरण 1, खुशबू की कीमत और न्याय की ध्वनि। एक दिन आगरा के व्यस्त बाजार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक लालची हलवाई, जिसका नाम घनश्याम था, एक गरीब लकड़हारे को घसीटता हुआ दरबार में लाया। घनश्याम का आरोप था कि वह लकड़हारा, जिसका नाम दीनू था, पिछले कई महीनों से रोज उसकी दुकान के पास खड़ा होकर उसकी मिठाइयों और पकवानों की खुशबू लेता था, लेकिन उसने कभी कुछ खरीदा नहीं। घनश्याम ने चिल्लाते हुए कहा, जहांपनाह, यह दीनू मुफ्त में मेरी स्वादिष्ट मिठाइयों की खुशबू का आनंद ले रहा है। मेरी मेहनत से बनी इन खुशबूदार चीजों ने इसे तृप्त किया है, और इसके बदले इसने मुझे एक कौड़ी भी नहीं दी। यह सरासर अन्याय है। मुझे इसकी खुशबू लेने की कीमत मिलनी चाहिए। दरबार में उपस्थित सभी लोग इस अजीब आरोप को सुनकर हैरान थे। कुछ लोग दीनू पर तरस खा रहे थे, तो कुछ घनश्याम की बात में भी कुछ तर्क ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। दीनू बेचारा डरा समा खड़ा था। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ। दिन भर लकड़ियां काटकर जो कमाता हूँ, उससे मेरे परिवार का पेट मुश्किल से भरता है। मैं हलवाई की दुकान के पास से गुजरता था तो अच्छी खुशबू मुझे मोह लेती थी, बस इतनी सी बात है। मैंने कभी उनकी किसी चीज को छुआ तक नहीं। सम्राट अकबर भी इस विचित्र मामले से असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपने अन्य मंत्रियों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी संतोषजनक समाधान नहीं दे सका। अंततः उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने घनश्याम और दीनू दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर वे मुस्कुराए और दीनू से पूछा, दीनू, क्या तुम्हारे पास कुछ सिक्के हैं? दीनू ने अपनी कमर में बंधी छोटी सी पोटली खोली और उसमें से कुछ तांबे के सिक्के निकाले, जो उसकी दिन भर की कमाई थी। हुजूर, मेरे पास बस यही हैं, उसने कहा। बीरबल ने दीनू से वे सिक्के ले लिए। फिर उन्होंने घनश्याम हलवाई को अपने पास बुलाया।
बीरबल ने सिक्कों को अपनी हथेली में रखकर घनश्याम के कान के पास जोर जोर से खनखनाया। सिक्कों की खनकती हुई आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। कुछ देर तक सिक्के खनखनाने के बाद बीरबल रुके और घनश्याम से पूछा, क्यों घनश्याम, क्या तुमने इन सिक्कों की आवाज सुनी? घनश्याम ने उत्सुकता से कहा, हाँ हुजूर, मैंने सुनी। बहुत मधुर आवाज है। उसे लगा कि शायद बीरबल उसे ये सिक्के दिलवाने वाले हैं। बीरबल ने गंभीरता से कहा, तो बस तुम्हारा हिसाब चुकता हो गया। जिस प्रकार दीनों ने तुम्हारी मिठाइयों की केवल खुशबू ली, उसी प्रकार तुमने इन सिक्कों की केवल ध्वनि सुनी। खुशबू की कीमत ध्वनि से अदा कर दी गई। अब तुम जा सकते हो। यह सुनकर घनश्याम हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दीनों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। सम्राट अकबर और पूरा दरबार बीरबल के इस अनोखे और सटीक न्याय से खिलखिला उठा। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुम्हारे न्याय का कोई सानी नहीं। तुमने न केवल एक गरीब को अन्याय से बचाया, बल्कि लालच को भी सबक सिखाया। इस घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बीरबल की तर्क शक्ति केवल किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं थी, बल्कि वह जीवन की व्यावहारिक समझ और मानवीय संवेदनाओं से भी ओतप्रोत थी। प्रकरण 2, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा। वे उस दिन कुछ विनोदपूर्ण मूड में थे। उन्होंने कहा, बीरबल, हम जानना चाहते हैं कि हमारे इस विशाल साम्राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। जाओ और ऐसे कुछ मूर्खों को ढूंढकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। बीरबल ने मुस्कुराकर सम्राट का आदेश स्वीकार किया। यह एक अजीबोगरीब काम था, लेकिन बीरबल जानते थे कि सम्राट की हर बात के पीछे कोई न कोई गूढ़ अभिप्राय अवश्य होता है। कुछ दिनों तक बीरबल शहर और आसपास के इलाकों में घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे और उनके व्यवहार का अवलोकन करते रहे। एक सप्ताह बाद वह दरबार में 2 व्यक्तियों के साथ उपस्थित हुए। सम्राट ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें हमारे साम्राज्य के सबसे बड़े मूर्ख मिल गए? बीरबल ने पहले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह पहला व्यक्ति है। मैंने इसे देखा कि यह एक घोड़े पर सवार था और अपने सिर पर घास का एक भारी गट्ठर रखे हुए था। जब मैंने उससे पूछा कि उसने गट्ठर को घोड़े की पीठ पर क्यों नहीं रखा, तो उसने जवाब दिया कि घोड़ा पहले से ही उसका बोझ उठाए हुए है, वह उस पर और बोझ नहीं डालना चाहता था। वह खुद कष्ट सहकर घोड़े को आराम देना चाहता था, जबकि वह आसानी से गट्ठर को घोड़े पर रखकर खुद भी आराम से यात्रा कर सकता था। दरबार में हंसी छूट गई। सम्राट अकबर भी मुस्कुराए। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया। हुजूर, यह दूसरा व्यक्ति है। मैंने इसे देखा कि यह अपने घर की दीवार पर टॉर्च की रोशनी डाल रहा था और अपने नौकरों को आदेश दे रहा था कि वे उस रोशनी को दीवार से उखाड़कर घर के अंदर ले आएं, क्योंकि घर में अंधेरा था। यह सुनकर तो सम्राट और दरबारी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। जब हंसी कुछ थमी तो सम्राट अकबर ने पूछा, बीरबल, ये दोनों तो निःसंदेह मूर्ख हैं, लेकिन तुमने कहा था कि तुम कुछ मूर्खों को लाओगे। क्या तुम्हें केवल 2 ही मिले? बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, तीसरा मूर्ख तो मैं स्वयं हूँ, जो ऐसे व्यर्थ के काम में अपना बहुमूल्य समय नष्ट करके इन मूर्खों को ढूंढने निकला। और क्षमा करें हुजूर, चौथा। बीरबल यहाँ थोड़ा रुके, जैसे कुछ कहने में संकोच कर रहे हों। सम्राट ने कौतूहलवश कहा, कहो बीरबल, डरो मत। चौथा कौन? बीरबल ने कहा, और चौथा मूर्ख वह है जिसने मुझे यह मूर्खतापूर्ण कार्य सौंपा। यह सुनते ही पहले तो दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सम्राट अकबर जोर से हंसे। उन्हें बीरबल की हाजिर जवाबी और साहस पर गर्व हुआ।
उन्होंने स्वीकार किया कि उनका प्रश्न वास्तव में निरर्थक था और बीरबल ने बड़ी चतुराई से उन्हें यह एहसास दिलाया था। सम्राट ने कहा, बीरबल, तुम वास्तव में अद्वितीय हो। तुमने न केवल मूर्खों को पहचाना बल्कि हमें भी आत्मविश्लेषण का अवसर दिया। इस घटना से बीरबल की यह क्षमता भी उजागर हुई कि वे विनोदपूर्ण तरीके से भी गंभीर संदेश दे सकते थे और सम्राट को भी उनकी गलतियों का एहसास करा सकते थे, वह भी बिना किसी अपमान या कटुता के। प्रकरण 3, भविष्यवक्ता का पाखंड। एक बार की बात है, दूर देश से एक ज्योतिषी आगरा आया। उसने दावा किया कि वह किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकता है और उसकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती। उसकी ख्याति तेजी से फैली और जल्द ही वह सम्राट अकबर के दरबार में भी पहुंच गया। उस ज्योतिषी ने सम्राट के समक्ष कुछ ऐसी बातें कहीं जो संयोगवश सही निकलीं, जिससे सम्राट और कुछ दरबारी उससे प्रभावित हो गए। ज्योतिषी ने अपनी धाक जमाने के लिए कहा, जहां पनाह, मैं आपकी एक ऐसी गुप्त बात बता सकता हूं जिसके बारे में केवल आप ही जानते हैं। सम्राट ने उसे चुनौती स्वीकार की। ज्योतिषी ने आंखें बंद कीं, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर कहा, हुजूर, आपके दाहिने कंधे पर एक बड़ा तिल है। सम्राट अकबर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि यह बात बिल्कुल सच थी और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। ज्योतिषी की वाहवाही होने लगी। कई दरबारी उसे महान सिद्ध पुरुष मानने लगे। लेकिन बीरबल शांत बैठे सब देख रहे थे। उन्हें ज्योतिषी के हावभाव और आत्मविश्वास में कुछ खटक रहा था। जब ज्योतिषी अपनी सिद्धियों का बखान कर चुका तो बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, आप निःसंदेह महान ज्ञानी हैं। क्या आप मेरी भी एक छोटी सी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं? ज्योतिषी ने गर्व से कहा, अवश्य, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बीरबल ने कहा, आप तो सर्वज्ञ हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस समय मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूं? यह प्रश्न सुनकर ज्योतिषी थोड़ा सकपकाया। किसी के मन की बात पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उसने फिर से आंखें बंद कीं, काफी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर कहा, तुम इस समय सम्राट की दीर्घायु और राज्य की समृद्धि के बारे में सोच रहे हो। यह एक सुरक्षित उत्तर था जो किसी भी राजदरबारी के लिए उपयुक्त हो सकता था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्षमा करें महाराज, पर आप गलत हैं। ज्योतिषी तिलमिला गया। गलत? असंभव। मेरी गणना कभी गलत नहीं होती। बीरबल ने शांति से कहा, महाराज, मैं इस समय यह सोच रहा था कि आप कितने बड़े पाखंडी हैं और किस प्रकार लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मूर्ख बना रहे हैं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। ज्योतिषी का चेहरा सफेद पड़ गया। सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम यह किस आधार पर कह रहे हो? उसने तो मेरे गुप्त तिल के बारे में भी सही बताया था। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, आपके कंधे के तिल के बारे में जानना कोई चमत्कार नहीं है। जब आप गर्मी के दिनों में अपने शयन कक्ष की खिड़की के पास बिना उत्तरीय के बैठते हैं तो बाहर से गुजरने वाले किसी चतुर व्यक्ति के लिए यह देख लेना संभव है। इस ज्योतिषी ने अवश्य ही ऐसी कोई जानकारी पहले से प्राप्त कर ली होगी और फिर उसे चमत्कार के रूप में प्रस्तुत किया। फिर बीरबल ने ज्योतिषी से कहा, और रही बात मन की बात जानने की, तो यदि आप सचमुच इतने ही ज्ञानी होते तो आपको पता होता कि मैं आपके पाखंड को उजागर करने की सोच रहा हूं और आप कभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने का साहस नहीं करते। आपका यह कहना कि मैं सम्राट की दीर्घायु के बारे में सोच रहा था केवल एक चापलूसी भरा अनुमान था। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता बल्कि लोक कल्याण में उनका उपयोग करता है।
ज्योतिषी के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसका सारा पाखंड उजागर हो चुका था। सम्राट अकबर ने उसे राज्य से निकाल देने का आदेश दिया और बीरबल की सूक्ष्म दृष्टि और तर्क शक्ति की एक बार फिर प्रशंसा की। इन प्रकरणों से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की तर्क शक्ति बहुआयामी थी। वह न केवल न्याय करते थे, बल्कि मानवीय कमजोरियों, अहंकार और पाखंड को भी बड़ी सहजता से पहचान लेते थे। उनकी बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को सुलझाने का साधन नहीं थी, बल्कि वह जीवन को बेहतर ढंग से समझने और जीने की कला भी सिखाती थी। अकबर और बीरबल की जुगलबंदी भारतीय इतिहास का एक ऐसा सुनहरा अध्याय है जो हमें निरंतर प्रेरित करता रहता है। अगले भाग के लिए प्रतीक्षा करें। निश्चित रूप से बीरबल की तर्क शक्ति की अद्भुत गाथा को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है इसका चौथा भाग। बीरबल की तर्क शक्ति भाग 4, प्रकृति का न्याय और शब्दों की सटीकता। बीरबल की बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति की चर्चाएं अब केवल मानवीय मामलों तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि कभी-कभी प्रकृति के गूढ़ रहस्यों और दार्शनिक प्रश्नों पर भी सम्राट अकबर उनसे विचार विमर्श करते थे। बीरबल हर बार अपनी अनूठी सोच और तार्किक दृष्टिकोण से सभी को प्रभावित करते थे। प्रकरण 1, कौओं की गिनती और अवलोकन की शक्ति। एक आलसी सुबह सम्राट अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। उनके साथ बीरबल भी थे। आकाश में कौओं का एक झुंड उड़ता हुआ दिखाई दिया। सम्राट ने यूं ही कौतूहलवश बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस समय हमारे शहर आगरा में कुल कितने कौए होंगे? यह एक अटपटा और लगभग असंभव सा प्रश्न था। दरबार के अन्य उपस्थित मंत्रीगण मन ही मन मुस्कुराए, यह सोचकर कि आज बीरबल अवश्य निरुत्तर हो जाएंगे। भला कोई शहर के सारे कौओं की गिनती कैसे कर सकता है? लेकिन बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, हमारे शहर आगरा में इस समय ठीक 99,999 कौए हैं। सम्राट अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम इतने निश्चित कैसे हो? क्या तुमने सचमुच उनकी गिनती की है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप चाहें तो स्वयं गिनती करवा सकते हैं। यदि कौओं की संख्या इससे अधिक निकलती है तो इसका अर्थ होगा कि कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर से आगरा आए हुए हैं। और यदि संख्या इससे कम निकलती है तो इसका मतलब होगा कि हमारे शहर के कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने शहर से बाहर गए हुए हैं। यह सुनकर सम्राट अकबर और सभी दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल ने एक असंभव से प्रश्न का इतना चतुराईपूर्ण और हास्यपूर्ण उत्तर दिया था कि किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। उन्होंने न केवल अपनी हाजिर जवाबी का परिचय दिया, बल्कि यह भी दर्शाया कि कुछ प्रश्नों के उत्तर सीधे देने के बजाय तार्किक और विनोदपूर्ण तरीके से भी दिए जा सकते हैं, खासकर जब प्रश्न स्वयं अव्यावहारिक हो। इस घटना ने बीरबल की अवलोकन शक्ति और तात्कालिक बुद्धि का एक और प्रमाण प्रस्तुत किया। प्रकरण 2, सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज। एक बार सम्राट अकबर ने दरबार में एक दार्शनिक चर्चा छेड़ दी। उन्होंने पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है और सबसे कड़वी चीज क्या है? दरबारियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी ने कहा शहद सबसे मीठा है, तो किसी ने करेले को सबसे कड़वा बताया। किसी ने प्रेम को सबसे मीठा और धोखे को सबसे कड़वा कहा। विभिन्न प्रकार के उत्तर आए, किंतु सम्राट अकबर किसी भी उत्तर से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कुछ क्षण मौन रहकर विचार किया और फिर कहा, जहां पनाह, मेरे विचार से दुनिया में सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज एक ही है, और वह है वाणी या जीभ। दरबार में सभी हैरान रह गए। एक ही चीज मीठी और कड़वी कैसे हो सकती है? बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, हुजूर, जब हमारी वाणी मधुर होती है,
जब हम प्रेम, सहानुभूति और सम्मान के शब्द बोलते हैं तो यह किसी भी शहद से अधिक मीठी लगती है। यह दिलों को जोड़ती है, रिश्तों में मिठास घोलती है और शांति स्थापित करती है। ऐसे शब्द सुनने वाले को आनंद और सुकून देते हैं। किंतु बीरबल ने आगे कहा, जब इसी वाणी का दुरुपयोग होता है, जब हम कटु, अपमानजनक, घृणास्पद या झूठे शब्द बोलते हैं तो यह किसी भी विष से अधिक कड़वी हो जाती है। यह दिलों को तोड़ती है, रिश्तों में जहर घोलती है, झगड़े और अशांति पैदा करती है। ऐसे शब्द सुनने वाले को गहरा आघात पहुंचाते हैं और जीवन भर के लिए कड़वाहट छोड़ जाते हैं। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, इसलिए जहां पनाह वाणी ही वह शक्ति है जो संसार को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी जीभ का प्रयोग मिठास फैलाने के लिए करते हैं या कड़वाहट। सम्राट अकबर बीरबल की इस गहरी और सारगर्भित व्याख्या से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल का उत्तर न केवल तार्किक था बल्कि जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य को भी उजागर करता था। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। प्रकरण 3, न्याय का तराजू और समानता का सिद्धांत। एक बार दो व्यापारी, रामदास और श्यामदास, एक व्यापारिक विवाद लेकर सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचे। दोनों एक साझेदारी में व्यापार करते थे, किंतु लाभ के बंटवारे को लेकर उनमें मतभेद हो गया था। दोनों ही अपने अपने पक्ष को सही ठहरा रहे थे और उनके पास अपने अपने तर्क थे। मामला काफी उलझा हुआ था और कोई स्पष्ट समाधान नजर नहीं आ रहा था। सम्राट ने अपने कई अनुभवी मंत्रियों से राय ली, किंतु वे भी किसी सर्वमान्य निर्णय पर नहीं पहुंच सके। अंततः यह मामला भी बीरबल को सौंपा गया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों के बही खाते, उनके बीच हुए समझौते और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने दोनों से अलग अलग और फिर एक साथ कई प्रश्न पूछे। बीरबल ने महसूस किया कि दोनों ही व्यापारी अपनी अपनी जगह कुछ हद तक सही थे और मामला सीधे सीधे किसी एक के पक्ष में फैसला करने जैसा नहीं था। काफी सोच विचार के बाद बीरबल ने एक अनूठा समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस मामले में न्याय का तराजू बराबर रखना अत्यंत आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि इन दोनों व्यापारियों के बीच हुए लाभ को उस अनुपात में बांटा जाए जिस अनुपात में उन्होंने अपनी पूंजी और श्रम का निवेश किया था, और साथ ही उनके बीच हुए प्रारंभिक समझौते की शर्तों का भी ध्यान रखा जाए। इसके बाद बीरबल ने एक विस्तृत गणना प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने दोनों व्यापारियों द्वारा लगाई गई प्रारंभिक पूंजी, व्यापार में उनके द्वारा दिए गए समय और श्रम और उनके बीच हुए लिखित या मौखिक, यदि साक्षी उपलब्ध हों, समझौते के प्रत्येक बिंदु का विश्लेषण किया। उन्होंने एक जटिल गणितीय सूत्र का प्रयोग करते हुए यह निर्धारित किया कि लाभ का कितना हिस्सा रामदास को मिलना चाहिए और कितना श्यामदास को। उनका समाधान इतना सटीक, तार्किक और निष्पक्ष था कि दोनों ही व्यापारी, रामदास और श्यामदास, उससे सहमत हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल ने उनके साथ पूरा न्याय किया है और किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं हुआ है। सम्राट अकबर बीरबल की इस विश्लेषणात्मक क्षमता और न्याय करने की सूक्ष्म दृष्टि से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सच्चा न्याय केवल दंड देना या पुरस्कार देना नहीं है, बल्कि हर स्थिति की गहराई में जाकर सभी पहलुओं पर विचार करके एक ऐसा संतुलन स्थापित करना है जिससे सभी संतुष्ट हों और सत्य की विजय हो। इस घटना ने बीरबल की उस तर्क शक्ति को उजागर किया जो न केवल चालाक चोरों को पकड़ने या पहेलियों को सुलझाने में माहिर थी, बल्कि जटिल वित्तीय और व्यापारिक मामलों में भी निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान प्रस्तुत कर सकती थी। प्रकरण 4, सपने का सच और मनोवैज्ञानिक समझ। एक सुबह सम्राट अकबर बहुत परेशान और चिंतित अवस्था में दरबार में आए।
उन्होंने बताया कि पिछली रात उन्होंने एक भयानक सपना देखा था। सपने में उनके सारे दांत एक एक करके टूटकर गिर गए, सिवाय एक के। सम्राट ने अपने ज्योतिषियों और स्वप्न विश्लेषकों को बुलाया और उनसे इस सपने का अर्थ पूछा। एक ज्योतिषी ने, जो चापलूसी में माहिर था, कहा, जहां पनाह, यह एक बहुत ही अशुभ सपना है। इसका अर्थ है कि आपके सभी निकट संबंधी और प्रियजन एक एक करके आपके सामने ही मर जाएंगे और अंत में आप अकेले रह जाएंगे। यह सुनकर सम्राट अकबर अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्होंने उस ज्योतिषी को तुरंत कारागार में डालने का आदेश दे दिया। अन्य ज्योतिषी भी डर गए और कोई संतोषजनक या सकारात्मक व्याख्या नहीं कर सके। अंत में निराश होकर सम्राट ने बीरबल को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। बीरबल ने ध्यान से सपना सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो बहुत ही शुभ सपना है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सम्राट को आश्चर्य हुआ। शुभ कैसे? उन्होंने पूछा। बीरबल ने समझाया, हुजूर, आपके सारे दांतों का टूट जाना और केवल एक का रहना, इसका अर्थ है कि आप अपने सभी निकट संबंधियों और प्रियजनों की तुलना में सबसे अधिक दीर्घायु होंगे। आप उन सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे और अपने विशाल साम्राज्य का सुख भोगेंगे। यह व्याख्या सुनकर सम्राट अकबर का चेहरा खिल उठा। उनका सारा दुख और चिंता दूर हो गई। उन्होंने बीरबल को ढेर सारा इनाम दिया और उनकी सकारात्मक और बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्या की प्रशंसा की। बाद में एक दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आपने भी तो वही बात कही जो पहले ज्योतिषी ने कही थी, बस शब्दों का हेरफेर कर दिया। फिर उसे दंड मिला और आपको इनाम, ऐसा क्यों? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मित्र, बात कहने का ढंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। सत्य चाहे कितना भी कटु क्यों न हो, उसे प्रस्तुत करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वह सुनने वाले को आहत करने के बजाय उसे सांत्वना और आशा प्रदान करे। पहले ज्योतिषी ने वही सत्य नकारात्मक और भयावह तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे सम्राट को दुख और क्रोध आया। मैंने उसी सत्य को सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, जिससे उन्हें प्रसन्नता और शांति मिली। यही शब्दों की सटीकता और मनोवैज्ञानिक समझ का अंतर है। बीरबल की यह तर्क शक्ति, जो न केवल तथ्यों पर आधारित थी बल्कि मानवीय भावनाओं और मनोविज्ञान की गहरी समझ भी रखती थी, उन्हें अद्वितीय बनाती थी। वे जानते थे कि कब, कहाँ और कैसे अपनी बात कहनी है ताकि उसका इच्छित प्रभाव पड़े और न्याय तथा सत्य की स्थापना हो। अगले भाग के लिए उत्सुकता बनाए रखें। बहुत अच्छा। बीरबल की तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है पांचवा और अंतिम भाग, जो उनकी विरासत और उनके प्रभाव को दर्शाता है। बीरबल की तर्क शक्ति, भाग 5, विरासत का प्रकाश और तार्किक सोच का महत्व। बीरबल की ख्याति अब किंवदंतियों का रूप ले चुकी थी। उनकी हर कहानी, हर किस्सा लोगों के बीच बुद्धिमत्ता, न्याय और हाजिर जवाबी का प्रतीक बन गया था। सम्राट अकबर भी बीरबल को न केवल एक मंत्री या सलाहकार के रूप में देखते थे, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में देखते थे जिनकी तर्क शक्ति ने अनगिनत बार साम्राज्य को सही दिशा दी और जटिल परिस्थितियों से उबारा। बीरबल की तर्क शक्ति केवल तात्कालिक समस्याओं का समाधान नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी सोच थी जो भविष्य के लिए भी प्रासंगिक थी। प्रकरण 1, भविष्य की चिंता और बुद्धिमानी का निवेश। एक बार सम्राट अकबर अपने साम्राज्य के भविष्य को लेकर कुछ चिंतित थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हम अपने साम्राज्य को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे और अधिक सुरक्षित और समृद्ध बना सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जिसमें निवेश करना सबसे अधिक बुद्धिमानी होगी? दरबार में उपस्थित अन्य मंत्रियों ने विभिन्न सुझाव दिए,
किसी ने कहा कि विशाल सेना का निर्माण करना चाहिए, किसी ने कहा कि और अधिक किले बनवाने चाहिए, तो किसी ने खजाने में अधिक धन जमा करने का सुझाव दिया। बीरबल ने ध्यान से सभी के सुझाव सुने। फिर उन्होंने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, एक मजबूत सेना, सुरक्षित किले और भरा हुआ खजाना निःसंदेह महत्वपूर्ण हैं। किंतु मेरे विचार से सबसे बुद्धिमानी भरा निवेश जो हम अपने साम्राज्य के भविष्य के लिए कर सकते हैं, वह है ज्ञान और शिक्षा में निवेश। दरबारी थोड़ा हैरान हुए। उन्हें लगा था कि बीरबल कोई सैन्य या आर्थिक रणनीति बताएंगे। बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, हुजूर, यदि हमारे नागरिक शिक्षित और ज्ञानी होंगे तो वे स्वयं ही नई तकनीकों का विकास करेंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे और समस्याओं का रचनात्मक समाधान निकालेंगे। एक शिक्षित प्रजा ही सही और गलत का भेद कर सकती है, न्याय का महत्व समझ सकती है और अंधविश्वासों तथा कुरीतियों से दूर रह सकती है। ज्ञानी लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं, जिससे सुशासन स्थापित होता है। उन्होंने आगे कहा, सेनाएं युद्ध हार सकती हैं, किले ढह सकते हैं और खजाने लुट सकते हैं, किंतु ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है और समाज को निरंतर प्रगति की ओर ले जाता है। यदि हम विद्यालयों, पुस्तकालयों और ज्ञान के अन्य केंद्रों की स्थापना करेंगे और योग्य शिक्षकों को प्रोत्साहित करेंगे, तो हमारा साम्राज्य न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। सम्राट अकबर बीरबल के इस दूरदर्शी विचार से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल की तर्क शक्ति केवल तात्कालिक समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह भविष्य की नींव रखने वाली सोच भी रखते थे। सम्राट ने बीरबल की सलाह को मानते हुए साम्राज्य में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया। प्रकरण 2, न्याय की सच्ची कसौटी। एक बार एक दूर देश का राजा, जो सम्राट अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में सुन चुका था, अपनी एक जटिल समस्या लेकर मुगल दरबार में आया। उसके राज्य में दो भाई एक जमीन के टुकड़े के लिए वर्षों से लड़ रहे थे। दोनों के पास अपने अपने दावे को साबित करने के लिए कुछ कुछ सबूत थे और कई न्यायाधीश भी इस मामले को सुलझाने में असफल रहे थे। विदेशी राजा ने सम्राट अकबर से अनुरोध किया कि वे इस मामले में न्याय करें। सम्राट ने यह जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने दोनों भाइयों को बुलाया और उनकी पूरी कहानी ध्यान से सुनी। उन्होंने उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया। कई दिनों तक विचार विमर्श करने के बाद भी मामला इतना उलझा हुआ था कि सीधे तौर पर यह कहना मुश्किल था कि जमीन का असली मालिक कौन है। अंततः बीरबल ने दोनों भाइयों से कहा, तुम दोनों ही इस जमीन पर अपना हक जता रहे हो और दोनों के पास कुछ तर्क हैं। चूंकि मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि तुम में से सच्चा कौन है, इसलिए मेरा निर्णय यह है कि इस जमीन के 2 बराबर हिस्से कर दिए जाएं और दोनों भाइयों को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। यह सुनकर पहला भाई, जो लालची और जिद्दी स्वभाव का था, तुरंत खुश हो गया। उसने कहा, हाँ, यह बिल्कुल सही न्याय है। मुझे आधा हिस्सा मंजूर है। लेकिन दूसरा भाई, जो वास्तव में जमीन से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और जिसे अपने पूर्वजों की विरासत की चिंता थी, यह सुनकर दुखी हो गया। उसने कहा, नहीं हुजूर, कृपया ऐसा न करें। यह जमीन हमारे पूर्वजों की है और मैं इसे बंटते हुए नहीं देख सकता। भले ही यह पूरी जमीन मेरे भाई को दे दी जाए, पर इसके टुकड़े न किए जाएं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत अपना निर्णय बदल दिया और कहा, अब मुझे पता चल गया है कि जमीन का असली हकदार कौन है। उन्होंने दूसरे भाई की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जमीन तुम्हारी है। क्योंकि सच्चा प्रेम और सच्ची भावना कभी भी अपनी प्रिय वस्तु का बंटवारा या विनाश नहीं देख सकती।
तुम्हारा भाई केवल अपने स्वार्थ के लिए जमीन चाहता था, जबकि तुम इसकी अखंडता और सम्मान के लिए चिंतित थे। विदेशी राजा और सम्राट अकबर बीरबल की इस मनोवैज्ञानिक परख और न्याय करने की अद्भुत क्षमता से दंग रह गए। बीरबल ने न केवल एक जटिल विवाद को सुलझाया, बल्कि न्याय की सच्ची कसौटी को भी उजागर किया, जो केवल नियमों और कानूनों पर नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं और सत्य के प्रति समर्पण पर भी आधारित होती है। प्रकरण 3। जब बीरबल मौन रहे। एक बार दरबार में एक अत्यंत वाचाल और अहंकारी पंडित आया। वह स्वयं को सभी शास्त्रों का ज्ञाता बताता था और हर किसी को बहस में हराने का दावा करता था। उसने दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को चुनौती दी। कई विद्वानों ने उससे शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया, किंतु पंडित अपनी वाक्पटुता और जटिल तर्कों से उन्हें परास्त कर देता या भ्रमित कर देता था। अंत में सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम ही इस पंडित को चुप कराओ। सभी को उम्मीद थी कि बीरबल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और हाजिर जवाबी से पंडित को निरुत्तर कर देंगे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बीरबल पंडित के सामने जाकर चुपचाप बैठ गए। पंडित ने बोलना शुरू किया, अपने ज्ञान का बखान किया, जटिल प्रश्न पूछे, किंतु बीरबल शांत बैठे रहे, उनकी ओर देखते रहे और एक भी शब्द नहीं बोले। काफी देर तक पंडित बोलता रहा, लेकिन जब उसे बीरबल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो वह धीरे धीरे थकने लगा। उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रहा। अंततः वह झुंझलाकर बोला, क्या तुम गूंगे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? तब बीरबल ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, महाशय, मैं तो यह देख रहा था कि आपके ज्ञान के विशाल सागर में सत्य का मोती कहाँ छिपा है, किंतु मुझे केवल शब्दों का कोलाहल और अहंकार की लहरें ही दिखाई दीं। जहाँ सच्चा ज्ञान होता है, वहाँ विनम्रता और शांति होती है। जहाँ केवल शब्दजाल होता है, वहाँ अशांति और भ्रम। आपका मौन न रहना ही आपके ज्ञान की अपूर्णता का प्रमाण है। यह सुनकर पंडित लज्जित हो गया। उसके पास बीरबल की इस गूढ़ बात का कोई उत्तर नहीं था। वह चुपचाप दरबार से चला गया। सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने बिना कुछ कहे ही उसे कैसे परास्त कर दिया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, विशेषकर तब जब सामने वाला केवल अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बोल रहा हो, न कि सत्य जानने के लिए। ऐसे व्यक्ति के साथ तर्क करना व्यर्थ है। उसके अहंकार को उसके अपने शब्दों के बोझ तले ही दबने देना चाहिए। इस घटना ने बीरबल की तर्क शक्ति के एक और पहलू को उजागर किया। यह जानना कि कब बोलना है और कब मौन रहना है, यह भी बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण अंग है। विरासत का प्रकाश। बीरबल केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचार थे, तार्किक सोच, न्यायप्रियता, मानवीय समझ और साहस का विचार। उनकी मृत्यु के सदियों बाद भी उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि तर्क शक्ति किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने का सबसे प्रभावी उपकरण है। मानव मनोविज्ञान को समझना जटिल परिस्थितियों को सुलझाने में मदद करता है। हाजिर जवाबी और विनोदप्रियता कठिन समय में भी सकारात्मकता बनाए रखती है। न्याय केवल नियमों पर नहीं, बल्कि सहानुभूति और निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए। सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। दूरदर्शिता और भविष्य की योजना बनाना किसी भी समाज या साम्राज्य की प्रगति के लिए आवश्यक है। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली तर्क हो सकता है। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। अकबर जैसे प्रबुद्ध और गुणग्राही सम्राट ने बीरबल जैसी प्रतिभा को पहचाना, सम्मान दिया और उन्हें अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया।
और बीरबल ने अपनी अद्वितीय तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता से न केवल सम्राट की सेवा की बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें तार्किक, न्यायपूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, वे जीवन जीने की कला सिखाने वाली मार्गदर्शिकाएं हैं। उनकी तर्क शक्ति का प्रकाश आज भी हमारे मार्ग को आलोकित करता है, हमें सिखाता है कि बुद्धि का सही उपयोग करके हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। और इस प्रकार बीरबल की तर्क शक्ति की गाथा अनेक किस्सों और घटनाओं के माध्यम से हमें यह शाश्वत संदेश देती है कि बुद्धि और विवेक ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। निश्चित रूप से बीरबल की तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता की कहानियों का सिलसिला जारी रखते हुए प्रस्तुत है एक और रोचक अध्याय। बीरबल की तर्क शक्ति भाग 6 बोलती तस्वीर का रहस्य और कूटनीति का संतुलन। बीरबल की ख्याति अब ऐसी हो चुकी थी कि दूरदराज के देशों से भी लोग उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने या उनसे सलाह मशविरा करने मुगल दरबार में आने लगे थे। सम्राट अकबर को भी इस बात पर गर्व था कि उनके पास बीरबल जैसा रत्न है जो न केवल राज्य के आंतरिक मामलों को सुलझाता है बल्कि विदेशी चुनौतियों का भी बड़ी चतुराई से सामना करता है। एक बार फारस पर्शिया देश से एक प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद बहराम सम्राट अकबर के दरबार में आया। वह अपनी कला में इतना निपुण था कि उसके बनाए चित्र सजीव लगते थे। उस्ताद बहराम अपने साथ फारस के शाह का एक विशाल और अद्भुत चित्र लेकर आया था। दरबार में चित्र का अनावरण करते हुए बहराम ने कहा, जहां पनाह, यह मेरे महान शाह का चित्र है। इसकी विशेषता केवल इसकी सुंदरता या सजीवता ही नहीं है बल्कि इसमें एक दिव्य शक्ति भी है। यह चित्र अपने सम्मुख खड़े व्यक्ति की निष्ठा को पहचान सकता है। यदि कोई व्यक्ति जिसके मन में अपने राजा या किसी भी अन्य शासक के प्रति किंचित भी दुर्भावना या कपट हो, इस चित्र को देखेगा तो इस चित्र के भावों में सूक्ष्म परिवर्तन आ जाएगा या उसे एक हल्की सी अस्वीकृति की ध्वनि सुनाई देगी। जो सच्चे मन से निष्ठावान होगा उसे यह चित्र शांत और प्रसन्न ही दिखेगा। यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष चुनौती थी। उस्ताद बहराम ने सम्राट अकबर और उनके दरबारियों को अपने शाह के प्रति निष्ठा की परीक्षा देने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही यह भी देखने के लिए कि मुगल दरबार में कितने सच्चे निष्ठावान लोग हैं। दरबार में कौतूहल और थोड़ी घबराहट फैल गई। कोई भी अपने ऊपर राजद्रोह का या कपटी होने का आरोप नहीं लगवाना चाहता था। सबसे पहले कुछ अमीर उमरा आगे बढ़े। उन्होंने चित्र को ध्यान से देखा और फिर तुरंत घोषणा की, अद्भुत! चित्र बिल्कुल शांत है और शाह की महानता दर्शा रहा है। हमें कोई भी असामान्य बात नहीं दिखी। वे अपनी निष्ठा सिद्ध करने के लिए आतुर थे। कुछ अन्य दरबारी जो शायद अधिक कल्पनाशील थे या चापलूसी करना चाहते थे, उन्होंने कहा, हाँ, जब हमने अपने सम्राट अकबर के प्रति अपनी निष्ठा का स्मरण किया तो ऐसा लगा जैसे चित्र में शाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और स्वीकृति का भाव आया हो। सम्राट अकबर स्वयं चित्र के सम्मुख गए। उन्होंने कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा और फिर केवल इतना कहा, उस्ताद बहराम, आपकी कला वास्तव में प्रशंसनीय है। यह चित्र आपके शाह के गौरव को भली भांति दर्शाता है। सम्राट ने चित्र की किसी भी दिव्य शक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की, जिससे उस्ताद बहराम थोड़ा असहज हो गया। अब सभी की निगाहें बीरबल पर थीं। उस्ताद बहराम भी कुटिल मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि बीरबल या तो डर कर कहेंगे कि कुछ नहीं दिखा या फिर कुछ देखने का दावा करके फंस जाएंगे, जिससे यह साबित होगा कि उनके मन में किसी शासक के प्रति दुर्भावना है या वे आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। बीरबल शांत भाव से चित्र के सामने गए। उन्होंने बहुत ध्यान से हर कोण से चित्र का अवलोकन किया। कुछ देर तक वे मौन खड़े रहे,
उनके चेहरे पर गहन चिंतन के भाव थे। दरबार में पूर्ण शांति छाई हुई थी। फिर बीरबल हल्के से मुस्कुराए और सीधे चित्र को संबोधित करते हुए बोले, हे महान कलाकृति, हे फारस के शाह के प्रभावशाली प्रतिबिंब, तुमने मुझसे निःसंदेह बात की है और वह भी अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण। सभी दरबारी और स्वयं उस्ताद बहराम भी चौंककर बीरबल की ओर देखने लगे। क्या बीरबल ने सचमुच कुछ देखा या सुना? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, इस चित्र ने मुझसे कहा, मैं तो केवल रंग और कूची का एक संयोजन हूँ, एक कलाकार के कौशल का दर्पण। सच्ची निष्ठा इस बात से नहीं आंकी जाती कि कोई मुझ में क्या देखता या सुनता है, बल्कि वह तो व्यक्ति के हृदय की अटूट सच्चाई और अपने न्यायप्रिय शासक के प्रति उसके कर्मों की दृढ़ता में निवास करती है। जो व्यक्ति ऐसी भ्रमपूर्ण युक्तियों से निष्ठा परखने का प्रयास करता है, वह या तो स्वयं भ्रम में है या फिर सच्ची राजभक्ति के मर्म को समझ नहीं पाया है। यह कहकर बीरबल उस्ताद बहराम की ओर मुड़े और कहा, उस्ताद, आपके शाह के इस चित्र ने वास्तव में एक अत्यंत गहरा संदेश दिया है। यह आपके देश की उस बुद्धिमत्ता को दर्शाता है जो कर्मों को आडंबर से अधिक महत्व देती है। आपकी कला प्रशंसनीय है, जिसने इतने गूढ़ विचार को भी वाणी दे दी। उस्ताद बहराम का चेहरा देखने लायक था। वह अवाक रह गया था। बीरबल ने न केवल उसकी चालाकी को समझ लिया था, बल्कि उसी की युक्ति को उसी के विरुद्ध मोड़कर एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की थी जो कूटनीतिक रूप से भी सही थी और उसकी कला की प्रशंसा भी करती थी, साथ ही उसे एक सूक्ष्म फटकार भी लगाती थी। वह किसी भी प्रकार से बीरबल को गलत साबित नहीं कर सकता था। सम्राट अकबर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे बीरबल की इस अद्भुत तर्क शक्ति और स्थिति को संभालने की अद्वितीय क्षमता से एक बार फिर अभिभूत थे। बीरबल ने न केवल मुगल दरबार का मान रखा, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता किसी भी प्रकार के आडंबर या धोखे को पहचानकर उसे निष्प्रभावी कर सकती है। दरबारियों ने भी बीरबल की जय जयकार की। उस दिन से उस्ताद बहराम बीरबल की बुद्धिमत्ता का कायल हो गया और उसने फिर कभी ऐसी कोई चुनौती प्रस्तुत करने का साहस नहीं किया। इस घटना ने बीरबल की तर्क शक्ति के एक और पहलू को उजागर किया। उनकी क्षमता न केवल सत्य को पहचानने की थी, बल्कि उसे इस प्रकार प्रस्तुत करने की भी थी कि वह कूटनीतिक रूप से संतुलित हो, किसी का अपमान भी न हो और संदेश भी स्पष्ट रूप से पहुंच जाए। यह बुद्धिमत्ता का वह स्तर था जहां तर्क, विवेक और व्यवहार कुशलता का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति शस्त्रों में नहीं, बल्कि मस्तिष्क की तीक्ष्णता और चरित्र की दृढ़ता में निहित होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता के और भी कई पहलू हैं, जिनके लिए उनकी कहानियों का सिलसिला जारी रह सकता है। निश्चित रूप से बीरबल की तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता की कहानियों का यह सिलसिला जारी रखते हुए प्रस्तुत है एक और अध्याय। बीरबल की तर्क शक्ति भाग 7, सपनों का सौदागर और सत्य की परतें। बीरबल की ख्याति ऐसी थी कि उनकी परीक्षा लेने या उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उनकी तर्क शक्ति केवल दरबार की जटिलताओं या आपराधिक मामलों को सुलझाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे आम जीवन की गूढ़ पहेलियों और मानवीय व्यवहार की विसंगतियों को भी बड़ी सहजता से उजागर कर देते थे। एक बार एक अजीबोगरीब व्यक्ति सम्राट अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने स्वयं को सपनों का सौदागर बताया। उसका दावा था कि वह लोगों को उनके मनचाहे सपने बेच सकता है। वह कहता था कि उसके पास ऐसी जड़ी बूटियां और मंत्र हैं जिनके प्रयोग से व्यक्ति रात में वही सपना देखेगा जो वह चाहता है, चाहे वह धन दौलत का सपना हो, किसी प्रियजन से मिलने का सपना हो या किसी अद्भुत यात्रा का सपना हो। दरबार के कुछ लोग, जो हमेशा नई और अनोखी चीजों के प्रति आकर्षित रहते थे, उसकी बातों में आ गए।
वह सौदागर अपनी वाक्पटुता और रहस्यमय हाव भाव से लोगों को प्रभावित कर रहा था। उसने कुछ दरबारियों को कुछ पुड़िया और तावीज दिए और उनसे भारी कीमत वसूली, यह कहकर कि इन्हें तकिए के नीचे रखकर सोने से उन्हें मनचाहा सपना आएगा। अगले दिन जिन दरबारियों ने ये चीजें खरीदी थीं, वे थोड़े निराश दिखे। किसी को कोई विशेष सपना नहीं आया था, तो किसी को कुछ अस्पष्ट और बेतरतीब चीजें दिखी थीं, जिनका मनचाहे सपने से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सौदागर ने बड़ी चतुराई से कहा, मेरी जड़ी बूटियों का प्रभाव धीरे धीरे होता है। आपको धैर्य रखना होगा और पूर्ण श्रद्धा से इनका प्रयोग करना होगा। सम्राट अकबर यह सब देख रहे थे। उन्हें इस सौदागर की बातों पर संदेह हो रहा था, लेकिन चूंकि वह किसी को प्रत्यक्ष रूप से हानि नहीं पहुंचा रहा था और लोग अपनी मर्जी से उससे चीजें खरीद रहे थे, इसलिए उन्होंने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, मानो कह रहे हों कि इस मामले को तुम ही देखो। बीरबल कुछ दिनों तक उस सपनों के सौदागर की गतिविधियों पर नजर रखते रहे। उन्होंने देखा कि वह भोले भाले लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठ रहा था। बीरबल जानते थे कि सपनों पर किसी का नियंत्रण नहीं होता और यह व्यक्ति केवल अंधविश्वास का फायदा उठा रहा है। एक दिन बीरबल उस सौदागर के पास पहुंचे, जब वह कुछ लोगों को अपने चमत्कारी सपने बेचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने अत्यंत गंभीर और चिंतित मुद्रा बनाते हुए कहा, हे सपनों के महान सौदागर, मैं एक बड़ी मुसीबत में हूं और सुना है केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। सौदागर बीरबल को अपने जाल में फंसाने का यह सुनहरा अवसर देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने कहा, कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरे पास हर समस्या का समाधान है, हर इच्छा को पूरा करने वाला सपना है। बीरबल ने कहा, बात यह है कि मैं पिछले कई रातों से एक ही भयानक सपना देख रहा हूं। सपने में मैं देखता हूं कि मैंने आपसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली हैं और आप मुझसे उन्हें वापस मांग रहे हैं और मैं उन्हें चुका नहीं पा रहा हूं। यह सपना मुझे इतना परेशान कर रहा है कि मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। क्या आप मुझे कोई ऐसा सपना बेच सकते हैं जिससे मुझे यह भयानक सपना आना बंद हो जाए? यह सुनकर सपनों का सौदागर थोड़ा सकपकाया। यह एक अप्रत्याशित स्थिति थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उससे कर्ज चुकाने का सपना न देखने का सपना खरीदने आएगा। सौदागर ने कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर कहा, हाँ अवश्य, मेरे पास ऐसी जड़ी बूटी है जिससे आपको यह बुरा सपना आना बंद हो जाएगा, लेकिन इसकी कीमत 200 स्वर्ण मुद्राएं होगी। बीरबल ने तुरंत अपनी थैली से 200 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर सौदागर को देते हुए कहा, यह लीजिए, मुझे आज रात ही इस बुरे सपने से मुक्ति चाहिए। सौदागर ने प्रसन्नतापूर्वक मुद्राएं ले लीं और बीरबल को एक छोटी सी पुड़िया दी। अगले दिन दरबार लगा। सपनों का सौदागर भी वहां उपस्थित था, अपनी सफलता का बखान करने के लिए। बीरबल दरबार में आए और उनके चेहरे पर अभी भी चिंता के भाव थे। सम्राट ने पूछा, क्यों बीरबल, क्या सपनों के सौदागर की दवा ने काम किया? क्या तुम्हारा बुरा सपना आना बंद हुआ? बीरबल ने दुखी स्वर में कहा, नहीं जहांपना, सौदागर की दवा बिल्कुल बेअसर रही। मुझे पिछली रात फिर वही सपना आया कि मैंने सौदागर से 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली हैं और वह मुझसे उन्हें वापस मांग रहा है। फिर बीरबल सीधे उस सौदागर की ओर मुड़े और ऊंची आवाज में कहा, और सौदागर साहब, सपने में आप कह रहे थे कि चूंकि आपकी दवा ने काम नहीं किया, इसलिए आप मेरी 200 स्वर्ण मुद्राएं तो लौटा ही देंगे और बाकी की 800 स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको जल्द ही चुका दूंगा। तो कृपया मेरी 200 स्वर्ण मुद्राएं वापस कीजिए, जैसा कि आपने सपने में वादा किया था। यह सुनकर सपनों के सौदागर के होश उड़ गए।
वह समझ गया कि बीरबल ने उसे उसी के जाल में फंसा लिया है। यदि वह कहता है कि सपना सच नहीं होता, तो उसका पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। और यदि वह सपने को सच मानता है, तो उसे बीरबल की 200 स्वर्ण मुद्राएं लौटानी पड़ेंगी। उसके पास कोई चारा नहीं बचा। उसे भरे दरबार में बीरबल को 200 स्वर्ण मुद्राएं लौटानी पड़ी। बीरबल ने वे मुद्राएं लेकर उन लोगों में बांट दी जिनसे सौदागर ने पहले पैसे ऐंठे थे। बीरबल ने फिर सम्राट से कहा, जहां पनाह, सपने हमारे मन की उपज होते हैं, हमारी चिंताओं, इच्छाओं और अनुभवों का प्रतिबिंब। इन्हें खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। यह व्यक्ति केवल लोगों के अंधविश्वास का लाभ उठाकर उन्हें ठग रहा था। सम्राट अकबर बीरबल की इस अद्भुत तर्क शक्ति और चतुराई से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस सपनों के सौदागर को चेतावनी देकर राज्य से निकाल दिया और लोगों को ऐसे अंधविश्वासों से बचने की सलाह दी। इस घटना ने बीरबल की उस क्षमता को प्रदर्शित किया जो न केवल सत्य को पहचानती थी, बल्कि असत्य और पाखंड को उजागर करने के लिए उन्हीं के हथकंडों का प्रयोग करती थी। बीरबल ने यह भी दिखाया कि तर्क और विवेक का प्रयोग करके किसी भी प्रकार के धोखे और अंधविश्वास का पर्दाफाश किया जा सकता है। उनकी तर्क शक्ति में केवल बौद्धिक तीक्ष्णता ही नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक समझ और न्याय की भावना भी निहित थी। बीरबल की बुद्धिमत्ता की परतें अभी और खुलनी बाकी